everyone, welcome back to my channel. This is Shreya and we are again with a new topic, that is French Revolution part 2nd. Yes guys, in the previous video you all know that we had discussed about the causes which led to the French Revolution, and in this video we are going to discuss that who were the philosophers who gave their support in the revolution, and also we are going to see about the outbreak of the revolution. इसका मतलब कि हम आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फिलोसफर्स थे जिन्होंने अपना सपोर्ट दिया रिवॉल्यूशन को अकर होने में, और उसके साथ ही साथ हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन से इमीडिएट रीजंस थे जिसके वजह से कि लोग जो हैं वो और भी भड़क उठे और फ्रेंच रिवॉल्यूशन करने पे उतर आए। और हम ये भी देखेंगे कि लोगों ने रिवॉल्यूशन करने में क्या क्या किया, रिवॉल्यूशन में लोगों का क्या क्या एक्शन रहा, उन्होंने क्या क्या किया। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को, और सबसे पहले हम देखेंगे फिलोसफर्स के कंट्रीब्यूशन को। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू के बारे में। चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू एक बहुत ही बड़े लॉयर थे, जज थे, थिंकर थे और राइटर भी थे। यानी कि वो एक बहुत ही बड़े वकील थे, न्यायाधीश और विचारक, और साथ ही साथ लेखक भी थे, बहुत ही अच्छे। और उन्होंने एक बुक भी पब्लिश की थी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज। इस बुक में उन्होंने अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ को मेंशन किया, और ही वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ द इंडिविजुअल फ्रीडम। यानी कि वो जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बहुत ही अच्छे सपोर्टर रहे हैं। यानी कि उनके हिसाब से हर एक इंसान का एक अलग अपना फ्रीडम होना मस्ट है। थ्रू हिज राइटिंग्स इन हिज बुक, ही as mentioned above, he held that governmental powers should be balanced to guarantee individual rights and freedom. अपनी बुक जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, द स्पिरिट ऑफ लॉज उनकी बुक थी, और इस बुक में उन्होंने ये बताया था कि जो गवर्नमेंटल पावर्स होती हैं, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के पावर के बीच में सेपरेशन होना मस्ट है, बिकॉज तभी लोगों को सही मायने में उनकी राइट्स और उनको अपनी फ्रीडम मिलेगी। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक दूसरे फिलोसफर के लिए। तो ये थे वोल्टायर, इनका नाम था वोल्टायर। वो ही वॉज अ ग्रेट थिंकर एंड राइटर। ये एक बहुत ही अच्छे विचारक और राइटर रहे हैं। उन्होंने चर्च के प्रिविलेज्ड लोगों को, किंग को और भी अलग जो भी प्रिविलेज्ड लोग थे उनके ऊपर अटैक किया, ना कि वेपन से बल्कि अपने सिद्धांतों से उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया। उन्होंने ये कहा है कि वर्शिप गॉड एंड बी अ गुड पर्सन, यानी कि प्रभु की आराधना करो और एक अच्छे इंसान बनो। ही वॉन्टेड पीपल मे थिंक अबाउट देयर लाइफ ऑन द अर्थ। वो चाहते थे कि जो लोग हैं वो अपनी लाइफ के बारे में, इस अर्थ पे ही अपनी लाइफ के बारे में सोचें, ना कि ये सोचे कि हाँ मैं हेवन में जाऊंगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, उनके हिसाब से, उनके मायने में ये कहते थे वो कि जो भी लाइफ एग्जिस्ट करती है वो अर्थ पे ही एग्जिस्ट करती है। अब आगे बढ़ते हैं और एक नए फिलोसफर के बारे में देखते हैं। ये है जे रोसियाओ। इनका फुल नेम था जीन जैकियस रोसियाओ। यस, ही वॉज अ ग्रेट राइटर एंड थिंकर। ये एक बहुत ही अच्छे लेखक और विचारक रहे हैं। उन्होंने एक बुक भी पब्लिश की थी जिसका नाम था द सोशल कॉन्टेक्ट, और उस बुक में उन्होंने अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ को मेंशन किया था। ही प्रीच्ड द डेमोक्रेटिक आइडियाज़ टू द पीपल ऑफ फ्रांस। जो भी डेमोक्रेसी के जो भी आइडियाज़ थे उन सबों को इन्होंने अपनी राइटिंग्स के द्वारा और साथ ही साथ हर जगह जा कर के लोगों तक ये बात पहुंचाई कि डेमोक्रेटिक आइडियाज़ जो भी उनके थे उसके बारे में इन्होंने अपने फ्रांस के लोगों को बताया। ही वॉज इन द फेवर ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ कॉमन पीपल। वो लोगों की स्वाधीनता के फेवर में थे, यानी कि उनके हिसाब से लोगों को अपनी स्वाधीनता का पूरा अधिकार है। ही वॉन्टेड टू रिमूव ऑल ट्रेडिशंस एंड इंस्टीट्यूशंस एंड एस्टेब्लिश सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस। वो जो भी पुराने ट्रेडिशन थे फ्रांस के, हम सब जानते हैं कि पुराने ट्रेडिशन ये थे, मोनार्क की जो मोनार्क हैं उन्हीं के फैमिली से बिलोंग करेंगे नेक्स्ट मोनार्क भी। तो
जो जे रोसियाउ थे वो चाहते थे कि ये जो ओल्ड ट्रेडिशन है ये रिमूव हो जाए, हट जाए, और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें कि ये बताया जाता है कि अपने राजा के बारे में जो भी वो डिसीज़न ले हमें वो सारी बातें माननी चाहिए, बट उनके हिसाब से ये सारी चीज़ें गलत थी। तो ये इन सारी ओल्ड ट्रेडिशन को और इंस्टीट्यूशन को रिमूव करना चाहते थे, और ये चाहते थे कि एक ऐसी सोसाइटी बने जहाँ पे इक्वालिटी और जस्टिस का राज हो, यानी कि एक इक्वालिटी और जस्टिस के बेसिस पे बनी हुई सोसाइटी वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फिलॉसफर के बारे में जानते हैं। उनका नाम था जॉन लॉक। ये एक बहुत ही अच्छे विचारक, राइटर और साथ ही साथ फिलॉसफर भी थे। उन्होंने एक बुक भी लिखा था जिसका नाम था टू ट्रीटीजेस ऑफ गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने अपने जो भी पॉलिटिकल आइडियाज़ थे उन्होंने इस बुक में अपने मेंशन किए थे। इस बुक का थीम ये था कि ही वांटेड टू रिमूव द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड ऑटोक्रेटिक राइट्स ऑफ मोनार्क। वो चाहते थे कि ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन है कि जो राजा के फैमिली से जो भी बिलोंग करता है उसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो राजा बने, वो इस चीज़ को रिमूव करना चाहते थे, और इसी के ऊपर उनकी जो बुक थी वो बेस्ड थी। और साथ ही साथ ऑटोक्रेटिक राइट्स ऑफ मोनार्क को भी ये हटाना चाहते थे। इन दोनों ही ओल्ड ट्रेडिशन के ऊपर इनकी बुक जो है वो बेस्ड थी। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फिलॉसफर के बारे में बात करते हैं। इनका नाम था डेट्रॉयट। ही वॉज अ गुड थिंकर एंड फिलोसफर। ये बहुत ही अच्छे विचारक थे और एक फिलोसफर भी थे। उन्होंने एक बुक जो है पब्लिश की थी जिसका नाम था पॉलिटिकल आइडियाज़। इसमें उन्होंने अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ को मेंशन किया। इस बुक का थीम क्या था? द थीम ऑफ द बुक वॉज टू रिमूव द ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड द इविल्स ऑफ द सोसाइटी। यानी कि इस बुक का थीम ये था कि ओल्ड ट्रेडिशन जो भी है मोनार्क के और जो भी इंस्टीट्यूशंस के जो भी ओल्ड ट्रेडिशन है इसको रिमूव करना, और जो सोसाइटी में जितने भी गलत चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी गलत काम हो रहे हैं, इसको रिमूव करना इनकी बुक का थीम रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो रिवॉल्यूशन था उसका आउटब्रेक कैसा हुआ, यानी कि रिवॉल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ, क्या कौन से ऐसे इमीडिएट कॉजेज़ थे, कौन से तुरंत में हुई ऐसी घटना थी जिसके वजह से कि लोग और भी भड़क उठे और फ्रेंच रिवॉल्यूशन करने पे उतर आए। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि 14 जुलाई 1789 के दिन क्या हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इमीडिएट कॉजेज़ ऑफ पीपल्स रिएक्शन से। तो कुछ जो सर्कमस्टांसेस थे जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि वहाँ पे सबसिस्टेंस क्राइसिस आ गई थी और भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। तो उस सर्कमस्टांसेस की वजह से जो फ्रांस था वो बैंकरप्ट यानी कि कंगाल हो चुका था। तो इस कंगाली से बाहर आने के लिए, इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आने के लिए जो लुईस 16 थे जो कि वहाँ के रूलर थे, उन्होंने एक सोचा कि कुछ नए नए लॉज इम्पोज किए जाएं थर्ड स्टेट वाले लोगों के ऊपर, जिससे कि उनकी जो प्रॉस्पेरिटी है, उनकी जो ट्रेजरी है वो और भी बढ़ जाए टैक्सेस की वजह से। अब ये नए टैक्सेस इम्पोज करने के लिए फ्रांस का ये रूल था कि अगर वो कोई भी नए टैक्स इम्पोज कर रहे हैं तो ज़रूर उससे एक बार डिस्कस ज़रूर करें। तो डिस्कस करने के लिए उन्होंने एक मीटिंग अरेंज करने की सोची थी। 5 अगस्त 1789 में उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी। ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल, ठीक है। बट जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट वाले लोग थे उन्होंने थर्ड स्टेट के साथ बैठ करके कंबाइंड मीटिंग करने के लिए मना कर दिया। अब जब थर्ड स्टेट वालों को ये बात पता चला तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया, बहुत ही ख़राब लगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई आपको इग्नोर करेगा तो आपको बहुत ख़राब लगेगा। ठीक ऐसे ही थर्ड स्टेट वाले लोगों को भी बहुत गुस्सा आया, बहुत ही आक्रोश हो गया उन लोगों में कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट वाले उनसे कंबाइंड मीटिंग करने में हिचकिचा रहे हैं या फिर मना कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने वहीं पे उस मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया और अपने आप को एक नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया 17 जून 1789 को। और ये जो बॉयकॉट किया इन्होंने मीटिंग को और अपने आप को एक नेशनल असेंबली बता दिया,
ये हम कह सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक स्टार्टिंग था। और एक दूसरा भी इमीडिएट कॉज था लोगों के रिएक्शन का, ऐसे फायर रिएक्शन का लोगों के, एक और इमीडिएट कॉज था, और वो ये था कि जो फाइनेंशियल इकोनॉमी को और भी बढ़ाने के लिए, फ्रांस की फाइनेंशियल इकोनॉमी को और भी बढ़ाने के लिए लुई 16 ने ब्रेड के जो प्राइस हैं वो मार्केट में इंक्रीज़ कर दिए। अब आप लोग ये सोचते होंगे कि ब्रेड के प्राइसेस इंक्रीज़ करने से क्या होगा, सिर्फ ब्रेड का ही क्यों प्राइस इंक्रीज़ किया गया। तो असल में बात ये थी कि जो ब्रेड था वो फ्रांस के लोगों का स्टेपल डाइट था, यानी कि हर रोज़ की जो खाने वाले जो भी सामान होते हैं उसमें ब्रेड जो था वो फ्रांस के लोगों के इंक्लूडेड था। और इसीलिए लुई 16 ने ब्रेड के प्राइसेस बढ़ाए ताकि वो लोग हर रोज़ ख़रीदेंगे, और जब ख़रीदेंगे तो टैक्सेस उन्हें ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो इसकी वजह से फ्रांस के लोगों को और भी गुस्सा आया, और ये जो है सब्सिस्टेंस क्राइसिस में ये जो प्राइस जब इंक्रीज़ हुए हैं तो ये फ्रांस के लोगों में सब्सिस्टेंस क्राइसिस बना दिए हैं। अब यहाँ पे एक टर्म है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ये क्या होता है? तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस ना एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें कि जो लोगों के हर रोज़ के जो राइट्स होते हैं, या फिर जो हर रोज़ ज़िंदगी में वो लोग करते हैं, हर रोज़ का जो उनका फूड होता है वही जब नहीं रहता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है लोगों में, और उसी सिचुएशन को, वैसे ही सिचुएशन को सब्सिस्टेंस क्राइसिस का टर्म दे दिया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ। So, on the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. यानी कि 14 जुलाई 1789 के मॉर्निंग को पेरिस की जो सिटी थी वो बहुत ही ज़्यादा आक्रोश से भरी हुई थी। ट्रूप्स ऑफ द किंग मूव्ड इनटू द सिटीज़, यानी कि किंग के जो भी ट्रूप्स थे, जो भी वहाँ की मिलिट्री फोर्सेस थी, वो सभी सिटीज़ में फैल गई, और ऐसी ये रूमर्स भी स्प्रेड हो गई, यानी कि ऐसे अफवाह भी फैल गए कि जो किंग है वो जल्दी ही मिलिट्री फोर्सेस को ये ऑर्डर कर देगा कि वो सिटीज़न के ऊपर ओपन फायर जो है वो एक्सटिंग्विश कर दे। ऐसा सिर्फ र्यूमर स्प्रेड हुआ था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बट ये सब सुन करके कुछ लोगों को और भी वो लोग भड़क उठे। Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall. कुछ 7,000 के लगभग लोग जो हैं वो टाउन हॉल के सामने आकर के खड़े हो गए, और उन्होंने लोगों का एक संगठन, लोगों का एक मिलिटिया बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने ये सोचा कि अब हम लोग खुद अपना एक संगठन, खुद अपना एक मिलिटिया बनाएंगे, और इन लोगों के ऊपर हम अपना राज कर लेंगे। People broke into several groups and moved to the buildings in search of arms. उन्होंने कुछ ग्रुप्स बनाए और हर एक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, जो भी थी गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स, वहाँ पे वो लोग अपना हमला कर दिए, और वहाँ पे लोगों से जो भी ऑफिशियल्स वहाँ पे थे उन लोगों के आर्म्स यानी कि वेपन्स को लिया और वहाँ पे अपना आक्रोश दिखाया। A group of several hundred people moved to Bastille prison. कुछ लोग, कुछ सैकड़ों लोग जो हैं वो बसाइल जेल में चले जाते हैं। अब बसाइल जेल क्या था? बसाइल जेल एक ऐसा जगह था जहाँ पे जो भी लोग वहाँ के रूल्स के अगेंस्ट थे उनको जो किंग था वो बसाइल जेल में रख देता था, यानी कि किंग जो था वो अपने लिए उस बसाइल जेल को यूज़ करता था। तो जो लोग हैं, सैकड़ों लोग उस बसाइल जेल में गए, और वहाँ पे जो भी लोग वहाँ पे लॉज के अगेंस्ट थे उन्हें प्रिजन में रखा गया था। तो जितने भी वहाँ पे प्रिजनर्स थे उन्हें लोगों ने क्या किया? रिलीज़ कर दिया, यानी कि छुड़ा दिया। और जैसा कि आर्म जो हैं वो सारे लूट लिए गए, जो भी ऑफिशियल्स थे उनके आर्म्स लोगों ने लूट लिए। और ये जो आर्म फाइट हुई थी इसमें जो बसाइल जेल का जो मेन हेड था, जो मेन कमांडर था, उसकी मौत हो गई, वो किल्ड हो गया, मतलब वो मर गया। द फोर्ट्रेस वॉज डेमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट। यानी कि जो किला था वहाँ का, जो बसाइल जेल था या फिर जो पैलेस ऑफ वर्साइल्स था, उसको तोड़ दिया गया
और जो भी उसके स्टोन के फ्रेगमेंट्स थे, जो भी पत्थर के टुकड़े थे वहाँ पे, वो सारे मार्केट में सोल्ड कर दिए गए, बिक गए। व्हेन हिस्टोरियन लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम, यानी कि जब हिस्टोरियंस ने इस बात को और भी एक बार और देखा तो उन्होंने ये पाया कि ये जो इवेंट था वो इट वॉज द बिगनिंग ऑफ द चेन ऑफ इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ किंग इन फ्रांस। यानी कि जब हिस्टोरियन ने इसे और भी अच्छे से देखा परखा, तब उन्होंने ये जाना कि ये जो एक्ट हुआ, ये जो रिवॉल्यूशन हुआ, ये एक तरह से बिगनिंग था और इसके पीछे पीछे और भी बहुत सारे ऐसे लोगों के आक्रोश वाले रिवॉल्यूशन, रिवॉल्ट ऐसे होते रहे और इसकी वजह से इससे परेशान होकर जो किंग थे लुई 16, उन्होंने भी एग्जीक्यूशन ले लिया। अब हम लोग जो है हर एक चीज़ से परिचित हो गए हैं। अब हम लोग कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। ये है बसाइल जेल, आप देख सकते हैं यह बसाइल जेल, और ये लोग इतने ज़्यादा यहाँ पे आक्रोशक हैं कि यहाँ पे इन्होंने, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने कितना ज़्यादा आक्रोश यहाँ पे जमा कर दिया है, यहाँ पे फायरिंग हो चुकी है। तो ये है बसाइल जेल। It was a place which was used by the king and fortress for their own selfishness by keeping the haters of the palace in the prison. I had already told you about the Versailles jail. Okay? तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पैलेस ऑफ वर्साइल्स के बारे में। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ये बताया था कि जो पैलेस ऑफ वर्साइल है वो फ्रांस का फोर्ट है। फ्रांस के पैलेस को ही पैलेस ऑफ वर्साइल्स कहते हैं। तो जैसा कि फिगर में आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले पैलेस ऑफ वर्साइल कैसा था और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कैसा हुआ। लोगों ने प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया और जो भी वहाँ पे ऑफिशियल्स थे उनके जो आर्म्स हैं वो टुक ओवर कर लिए, यानी कि ले लिए। अब हम लोग देखेंगे टेनिस कोर्ट ओथ। एक्चुअली हुआ क्या था कि लोगों ने एक ओथ लिया, एक प्रण लिया टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को कि वो लोग अब अपना एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। वो अब और किसी भी मोनार्क की वो नहीं सुनेंगे और अपना एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और उसी के बेसिस पे वो अपने जो लॉज हैं वो फॉर्म करेंगे और उसी के बेसिस पे अब जस्टिस होगा। तो ये था हमारे आज के वीडियो में, और अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।